साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हमारी बातचीत के केंद्र में एक बार फिर राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी भविष्य को लेकर भी कांग्रेस संभावना के तौर पर देखती है। भले ही न्यायिक फैसले के चलते राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से देश की राजनीति के केंद्र में रहते ही है। पर इस समय वह देश में नहीं, विदेश में है। विदेश के तहत भी अमेरिका में है और अमेरिका में राहुल गांधी हैं और देश में उसकी चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक बार फिर राहुल गांधी चर्चा में है, एक बार फिर उनके बयान चर्चा में है। राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर पहुंचे, सामान्य पासपोर्ट से पहुंचे, सामान्य तरीके से उन्होंने इंतजार किया एयरपोर्ट पर तकरीबन 2 घंटे प्रवासन संबंधी कार्रवाई के संदर्भ में। लोगों ने पूछा आप कतार में क्यों आए? उन्होंने बोला अब मैं आम आदमी हूं। बहरहाल इन सारी गतिविधियों को तो चर्चा में ला ही गया, पर उससे भी ज्यादा चर्चा राहुल गांधी का सैन फ्रांसिस्को में दिया गया भाषण है। भाषण में उन्होंने तमाम बातें कही और उन भाषणों के भी केंद्र में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी नाराजगी, नरेंद्र मोदी को लेकर अपना गुस्सा, नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी शिकायत राहुल गांधी कहीं छुपा नहीं पाते, तो वह अमेरिका में भी नहीं छुपा पाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि वो उनके पास हर चीज का ज्ञान है और ज्ञान का अतिरेक इतना ज्यादा है कि अगर वह भगवान के साथ कहीं बैठ जाए तो भगवान को भी बताने लगे कि कैसे दुनिया को चलाना चाहिए। भगवान भी सोच में पड़ जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया। अब राहुल गांधी ने तो वहां पर और भी तमाम बातें कही, लेकिन उनके इस बयान के साथ देश में घमासान मच नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया राहुल गांधी का एक ही काम रहेगा, विदेश में जाना और देश का अपमान करना। देश को अपमानित करने का कोई मौका राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते। राहुल गांधी की बुद्धि के संदर्भ में तरसाने की बात कही है, राहुल गांधी की समझ को लेकर बात कही है, राहुल गांधी अपने परिवार से इतर कुछ सोच नहीं पाते, इसको लेकर बात कही गई है। पर कुल मिलाकर इतना तय है कि राहुल गांधी का तो अभी पहला दिन ही अमेरिका में बीता है। अभी उन्हें 7 दिन और बिताने हैं। 7 दिन में 3 कार्यक्रमों में उन्हें और जाना है और वहां पर भी उन्हें कुछ ना कुछ कहना है। तय बात है, जैसे जैसे वह बोलेंगे वैसे वैसे विवाद बढ़ेगा। यह सवाल मूलभूत से उठता है कि आखिर राहुल गांधी को विदेश में जाकर देश की सियासत को लेकर या देश की सियासत में अपनी शिकायत को लेकर बोलने की जरूरत क्या रहती है? क्या देशवासियों को वह अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसलिए विदेश में जाकर समझाने की चेष्टा कर रहे हैं? या विदेश में बैठे हुए लोगों का देश के अंदर ऐसा प्रभाव है कि उन्हें लगता है कि यहां पर अगर बात रखेंगे तो देश में भी बात बनेगी? कुल मिलाकर समझने की बात है कि आखिर राहुल गांधी जब विदेश प्रवास पर जाते हैं तो देश की सियासत को लेकर, देश के हालात को लेकर इतने आलोचनात्मक स्वर में बात क्यों करते हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल को ये मौका देते हैं कि वह ये कह सके कि देखो राहुल गांधी का इस देश के प्रति कोई प्रेम या लगाव नहीं है, वह विदेश जाते हैं और देश को अपमानित करते हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका यह शख्स क्यों अपने बयानों को विदेश में भी इस कदर मुखर रखता है। कोई तो वजह होगी, उस वजह को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इसे समझाने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा महीन है, समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि धूल से नीचे कौन होगा, मगर वह भी अपमान सहन नहीं कर सकती। लाते मारे तो सिर पर चढ़ती है, ये रामायण में कहा गया। ये बात किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में लागू होता है। अब इसे आप चाहे राहुल गांधी के संदर्भ में समझें और चाहे नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अपमानित करने के संदर्भ में किस स्तर तक जाते हैं, इस पर देशवासियों को विचार जरूर करना चाहिए। दोनों ही राजनीतिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, पर दोनों के ही संदर्भ में उनके प्रतिद्वंदी जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक जीवन में संवाद करते हैं, उसको लेकर जितना कुछ कहा जाए वो शायद कम ही होगा। देशवासियों को इस पर विचार करना चाहिए। इस आग्रह के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। जो भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों से बहुत नाराज है, उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए उसके तेज तर्रार सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। मोदी के प्रति उनकी अतिरिक्त रूप से प्रेम भाव रहता है, समझेंगे उनसे। बताया गया है कि आप जिस नेता को इतना मानते हैं, राहुल जी ने अमेरिका में बताया है कि भगवान भी उनके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। देखें संतोष जी इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सौम्य चेहरा है। समझेंगे उनसे कि राहुल गांधी को विदेश में जाकर ऐसा कुछ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है। और इस बात को समझाने के लिए 2 और खास मेहमान हैं। विदेश मामलों के विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव जी को खासतौर पर हमने इस चर्चा का हिस्सा बनाया है। वह विदेश मामलों के जानकार हैं,
विदेश में जाके ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं, इसे विदेश मामलों का व्यक्ति शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। और इन सब के बीच में ये सब क्या है, इसे समझाने के लिए डॉक्टर राकेश पाठक है, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और उससे भी बेहतर तरीके से समझा लेते हैं। तो आज उनसे भी हम समझेंगे क्यों है ऐसा कुछ। बहरहाल चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ बयान सुन लेते हैं, एक राहुल गांधी का बयान और फिर राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। सुनिए। They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है। अंतर देखिए, जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और मैं एक तरह से कहूं जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते। राहुल गांधी जी जो अमेरिका का राष्ट्रपति सप्ताह भर पहले हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांग रहे हो और ये सुन के पूरे देश का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा हो, उस अमेरिका की धरती पर आप भारत का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति का नहीं, देश का अपमान होता है। और आप लगातार हर बार अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। थोड़ा विचार करो, अंतर्मुखी हो। देश की जनता है, ये राष्ट्रभक्त जनता है, ये सब समझती है आपकी इन बातों। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय से करते हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया समझ नहीं आता क्या पाना चाहते हैं विदेश में जाके राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है राष्ट्रभक्त जनता सब समझती है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय आप ही समझाएं, राष्ट्रभक्त जनता ने क्या समझा और राहुल जी क्या पाना चाहते हैं उस शख्स से के संदर्भ में ऐसा बोल के जिसका ऑटोग्राफ मांगने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति खुद चल के आता है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख उन्हें अपना बॉस बताते हैं और ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में आप इस तरीके का संवाद करते हैं, अर्थात आपके नेता क्यों? डॉक्टर साहब नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्टों को जी, आपको भी व्यक्तिगत। अनुराग मोदी जी के लिए तो होना स्वाभाविक है जी, और वो अनुराग हम लोग देखते रहे हैं शुरू से जी। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा जी की बात है तो नरों में उत्तम है, उनकी तो बात ही अलग है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरह से हमारे नेता ने राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई सर्वज्ञानी है मोदी जी, वो हिस्टोरियन भी है, वो अर्थशास्त्री भी है, वो वैज्ञानिक भी है, तो इसमें क्या गलत उन्होंने कहा? इसमें भाजपा के लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? ये तो बेहद मुझे अजीब सा लग रहा है। कुछ लोग जरूर हैं, बंद मुद्दे के लोग हैं जिन पर उन्होंने चर्चा की, एक झुंड है यहाँ पे, वो हर गलत बात को सही ठहराने के लिए कुतर्क करते हैं। गट्टर से गैस के चाय पीने वालों की भी जमात यहाँ है, ताली थाली बजा करके कोरोना भगाने वालों की भी जमात आपने देखी होगी। बादलों से रडार कैसे छुपता है, इस पर भी जब चर्चा हुई तो उस पर भी वाहवाही और तालियां पीटने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है। आश्चर्य तो ये है कि आज के डेट में भाजपा और आरएसएस के कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, यदि 8वीं पास भी वो हैं और जरूरत पड़ेगी तो आपको भी
जो आप पीएचडी किए हुए हैं, पत्रकारिता के सबसे अच्छे पोजीशनिंग में व्यक्ति हैं आप, इतने वर्षों का आपका पत्रकारिता का जो अनुभव है, कई बार आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या पता हमसे ज्यादा इन्हीं को ज्ञान है। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ये तो आश्चर्यजनक है और सच्चाई है। इसको जो उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग और भाजपा के जो समर्थक हैं उनको परम ज्ञानी हो गए हैं आज के डेट में। ये सच्चाई को स्वीकारिए कि ये देश विविधताओं में एकता का, बिल्कुल ये सच्चाई स्वीकार ली डॉक्टर अजय। अब इतना भी और समझा दीजिए, या अमेरिका में जाके देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी से क्या हासिल होता है, थोड़ा देश समझे तो सही ना कि भाई अमेरिका के मंच का ये इस्तेमाल इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया। आप तो समझे होंगे अपने नेता के मनोभाव को, थोड़ा समझाइए ना देश को भी। देखिए हमारे नेता जो अमेरिका में अभी यात्रा में है, अमेरिका में भारतीय जो हमारा जो संगठन है जी, जो प्रकोष्ठ है विदेशी मामलों का जो संचालन करता है, वो वहाँ कार्यक्रम कर रहा है। जो हर पार्टी का अपना विदेशी विंग है, उस विंग के तहत हो गए हैं। वहाँ पे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इंटेलेक्चुअल्स के बीच है, लोगों के बीच है, और चर्चा के दौरान जब प्रश्न उत्तर होता है तो ये चर्चाएं आती हैं। जो सच है वो सच बोलने में क्या बुराई है। मोदी जी की तरह कम से कम वो तो ये नहीं कह रहे हैं वहाँ की भाई हमको भारत में जन्म लेने में शर्म आती है, ये सब तो उन्होंने कहा। मोदी जी की जो चीजें हैं वो देश में जो बात बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है वो विदेशों में नहीं जा रहा है, ये वर्ड मैं नहीं कह रहा हूँ। ये अरुण जेटली ने लोकसभा के पटल पर 2015 में कही थी कि जो बात कहीं भी की जाती है वो देश के किसी भी कोने में जा सकती है, विश्व में जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मंच का उपयोग और दुरुपयोग उन्होंने किया है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, भाजपा के लोग जो इतना बेचैन है, यही तो कह रहा हूं मैं कि भाजपा के लोगों के अंदर बंद बुद्धि इतना हो गया है कि वो मोदी जी को भारत समझ लिया है। अरे भैया, मोदी जी और भारत एक नहीं है। भारत बड़ा है, भारत की विविधताओं में एकता का देश है, भारत के नौजवान है वो भारत है, भारत की नदियां भारत है, भारत के पहाड़ भारत है, भारत के में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको कैसे दूर किया जाए, उस समस्याओं का निदान करना भारत की समस्या का निदान है। इस पर चर्चा भी हुई, इस पर चर्चा नहीं होती है। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय ने बड़े काम की बात कही। उन्होंने कहा भाई सत्य तो जहां पर भी बोला जाएगा सत्य ही बोला जाएगा ना। देश काल परिस्थिति बदल जाए तो उसके साथ बयान बदल दो तो फिर सत्य कहां रह जाएगा। और जब सत्य कहा जा रहा है तो उसको लेकर इतनी परेशानी क्या है, तर्क सहित बताया डॉक्टर अजय उपाध्याय ने। उन्होंने कहा भाई आप गटर से निकली हुई गैस से चाय बन के पी रहे हो, अगर बादलों के चलते रडार के पकड़ में विमान नहीं आएंगे, ये बात अगर आप कह रहे हो तो इसके संदर्भ में अगर कटाक्ष कर दिया तो गलत क्या कह दिया। तो संतोष पांडे जी के पास आते हैं। भाई संतोष पांडे जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो जाते हो, क्या उम्मीद करते हो राहुल गांधी देश में जाएं और वहां पर बोलें कि मोदी जी कितना कमाल का काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार कितना कमाल का काम कर रही है। उसके बाद जब देश में आए और बोले कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो आप वो बयान दिखाएं और कहें देखो विदेश में तो जाकर ये बोले थे कि अच्छा काम कर रहे हैं, यहां आकर बोलते हैं कि खराब काम कर रहे हैं। तो आपके मन की नहीं हो रही, इसलिए परेशान हो रहे हो। क्या है परेशानी संतोष पांडे जी? अजय उपाध्याय जी अभी बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे थे और उन्होंने मंद बुद्धि भी कहा राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए, और पर्वत पहाड़ और ना जाने क्या क्या उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे थे। विकास जी, आपको ध्यान होगा ये हिंदुत्व और हिंदू की ऐसी व्याख्या की है कि पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिए आपके विद्वान राहुल गांधी जी। इन्होंने जाकर के दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में फूड प्रोटेक्शन यूनिट लग गई है, पूरा वहां यूनिट काम कर रहा है। और आपके ही विद्वान राहुल गांधी है जो आलू से भी सोना निकाल देते हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में उसी सोना का उपयोग कर रहे हैं। विकास जी, शायद इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको झूठा कहा था, इजराइल ने झूठा कहा, और ओबामा जी ने जो पूर्व राष्ट्रपति है उन्होंने तो, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्र नायक रहे उन्होंने तो सारी बातों को पार करके कहा कि अंतरराष्ट्रीय चुटकुला है राहुल गांधी आपके लीडर, और यहां इतनी
उत्कृष्ट चर्चा इतने ऊंचाई पर ले गए थे माननीय हिमांशु जी, वास्तव में ये कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। जी ये कभी बाल गंगाधर तिलक की लाल बाल पाल की बात कही जाती थी और स्वतंत्रता के लिए यदि कोई एक केंद्र बिंदु था तो वो कांग्रेस था, किंतु आज उसके लीडर की पतन होना, पतित होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राष्ट्र के विरोध में कहां तक पहुंच गए। व्यक्ति विरोध करते करते, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, कभी कभी तो मेरे को लगता है हिमांशु जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम सब श्रोताओं को यह कहना चाहूंगा कि इनको व्यक्ति विरोध भी नहीं है जी। इनके डीएनए में ही राष्ट्र विरोध है जी। हमारे यहां महाभारत में कहा गया है, वयम पंचाधिकम शतम। यदि महाभारत में कौरव और पांडव अलग अलग हुए, लड़ाई हुई और घोर महाभारत हुआ, किंतु क्या कहा गया था, यदि परकीय विदेश के लोग यदि आक्रमण करें तो पांडव और कौरव दोनों मिलकर के 105, वयम पंचाधिकम शतम। जी। ये तो विदेश की धरती में जब जब जाते हैं तब तब जहर उगल करके, विश्वमन करके, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र नायक के लिए, ये कांग्रेस के लिए तो जो भी है, इनके तो सारे नेता, ये राष्ट्र के लिए चिंता वाली बात है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। जी। वाह क्या डायलॉग है ये नफरती, ये भारत के खिलाफ में, भारत के विरोध में, मोदी जी के विरोध में, मैं नहीं जानता यदि ऐसा कोई लीडर होगा, विश्व के किसी देश का ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो विदेश में जाकर के अपने लीडर की बुराई करता हो, हंसी कराता हो और उसमें खुश होते हो अपनी पीठ ठोके खुद। मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको याद होगा जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में थे जी। किंतु जब नरसिम्हा राव जी को भी, और उन्होंने किसकी सुध ली, जब यूएनओ में बोलना था, राष्ट्र का पक्ष रखना था, तो उन्होंने अटल जी को याद किया और विशेष विमान से यूएनओ के उस बैठक में, उस सम्मेलन में भेजा गया। विपक्ष भी राष्ट्र का पक्ष रखता है, यह हमारे देश की संस्कृति रही है, किंतु ये पतन जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एक बार बताओ संतोष पांडे जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण दे रहे हो, साथ में ये भी बता रहे हो कि नरसिम्हा राव ने उन्हें विशेष विमान उपलब्ध कराया था पक्ष रखने के लिए। आपने तो राहुल गांधी का जो राजनयिक पासपोर्ट था वो तक छिनवाने के हालात बना दिए, ये उनका आरोप है, षड्यंत्र करके। एक व्यक्ति सांसद तक नहीं रह गया और उसके बाद में अगर वो कुछ बोल रहा है तो आपको इतना बुरा लग रहा है। पर अजय उपाध्याय ने तो तर्क दिया, इस पर भी तो कुछ कहिए कि भाई देश के प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने तो विदेश में बोला था कि 2014 से पहले तो लोग इस बात में शर्मिंदा होते थे कि भारत में जन्म लिया। ये बात खराब नहीं थी। अगर राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि देश की वर्तमान में राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है तो खराब बात है। ये डॉक्टर अजय उपाध्याय की दलील है, कांग्रेस की दलील है। इस दलील के संदर्भ में आपके पास कोई दलील है संतोष पांडे जी? हिमांशु जी, वो पाकिस्तान जाए जी, अफगानिस्तान जाए, बलूचिस्तान जाए, उइगर मुसलमानों के बीच जाए, उनकी भी चिंता करें जी, उसकी चिंता नहीं है, किंतु क्या बोल रहे हैं इसको पूरा राष्ट्र देख रहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा जी, ये अभी इनका जो पासपोर्ट जब्त हुआ ये तो छोड़ दीजिए, क्या कोई एक केस है क्या? जी, बेटे भी जमानत पे है और माँ भी जमानत पे है, जी, और एक अखबार की पूरी प्रॉपर्टी जिन्होंने बेच दी, जी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून पसीने से जिनको तैयार किया था, खड़ा किया था, जी, मैं उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्र के विरोध में, और एक प्रकार से ये इनके आदत में आ गई है, इनके फितरत में है। आपको ध्यान होगा कि सोनिया गांधी जी क्या बोली थी, ये सलमान खुर्शीद क्या बोले थे, सोनिया जी खूब रोई बाटला इनकाउंटर में,
इशरत जहां की मृत्यु में। यह उनकी बात छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी कहा था कि इस राष्ट्र में प्रथम अधिकार और हक यदि कहीं है संसाधनों पर तो मुस्लिमों का है। आप इसमें तथ्यों के कहना साथ चाहेंगे? खिलवाड़ जैसा आप करते हो ना संतोष पांडे जी, अचंभा होता है। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को लेकर इतने चिंतित हैं संतोष पांडे जी। देश के प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी भी रहे थे, पर मनमोहन सिंह जी का बयान ये नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, क्योंकि जो कमजोर होते हैं परिवार में उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाती है। यह मनमोहन सिंह का एक नजरिया था। इस नजरिए के संदर्भ में स्पष्टता होनी चाहिए। बहरहाल मैं चर्चा को विस्तार देता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ में हैं और संजीव जी आपसे जानने में दिलचस्पी है मेरी ये कि बार बार ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई और देश में ऐसा राजनेता नहीं होता है जो दूसरी देश में जाए और अपने देश की व्यवस्था को लेकर ऐसी बात करे। ये नायाब उदाहरण केवल राहुल गांधी ही प्रस्तुत करते हैं। देश से बाहर जाते हैं, देश की व्यवस्था को कोसते हैं, देश के नेता को कोसते हैं, देश के राजनीतिक परिदृश्य को कोसते हैं। आप तो विदेश मामलों के जानकार हैं। ऐसा अनूठा काम केवल राहुल गांधी करते हैं या पहले भी ऐसा काम और लोग करते रहे? थोड़ा इस पे आपकी तरफ से दृष्टि मिले तो फिर देश के संदर्भ में समझने में डॉक्टर राकेश पाठक के पास जाऊं। जी जी हिमांशु जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि जब हमारे राष्ट्र का कोई भी नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, जब वो विदेश की यात्रा पर होता है और ऐसे जगहों पे होता है कि जहां पर हमारे देश को सपोर्ट करने वाले, दिन रात हमारे देश के लिए मेहनत करने वाले, बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में रिमिटेंसेस भेजने वाले जो लोग हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो ये देखना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि हमारा देश जो है किस तरीके से प्रगति कर रहा है, हमारे देश में किस तरीके की अच्छी समझदारी डेवलप हो रही है, कैसे मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। तो ऐसे में हमारे राष्ट्र के सभी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के बारे में सकारात्मक बातें करें, ऐसी बातें करें कि जिससे कि उनके अंदर का जो आत्मविश्वास है, उनके अंदर का जो उत्साह है और बढ़े। कहीं ऐसा कोई इस तरीके का बयान न दिया जाए कि जिससे कि उनको निराशा हो। और ये जो जिम्मेदारी है, जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी की बनती है। और ऐसे में मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि अपने देश के बाहर जाकर के विदेशी धरती पर भारत का प्रधानमंत्री जो कि सभी मामलों को देखता है, सभी विषयों का जो कि सरकार के जो विषय होते हैं सभी उसकी अध्यक्षता करता है, और जाहिर है कि वो सभी विषयों पर अपने बयान देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और उसके बारे में ऐसा कहना कि उसे ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है और वो भगवान को भी जो है लेक्चर देना शुरू कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बयान उचित है। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। और इस तरीके के आपने अपना नजरिया साझा कर दिया, पर मैंने तो थोड़ा इतिहास जानना चाहा था आपसे। भाई दुनिया के अन्य देश के नेता जब आते हैं विदेश तो क्या बोलते हैं? और आपसे जानना चाहूंगा एक व्यवहारिक बात, राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, क्या उम्मीद करें हम उनसे? वो ये बोलें कि देश बहुत अच्छा दिशा में जा रहा है, मोदी सरकार की नीतियां देश के संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मोदी जी के राज में सब लोग सुखी हो गए हैं, और इसके बाद में वो देश में आए और जब सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करें तो क्या बोले, और फिर भाजपा के लोग उसके संदर्भ में क्या दिखाएं? थोड़ा उलझन सी लगती है। आपसे समझना चाहता हूं कि दुनिया के बाकी देशों के नेता क्या करते हैं। देखिए हिमांशु जी, जो है विदेशों की धरती को राजनीति के विषय के लिए इस्तेमाल करना, उसे राजनीति का अखाड़ा बनाना, मुझे लगता है कि यह किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता है। और भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत में अनेक तरीके की प्रगति हुई है, जिसमें कि जो ऐसी प्रगति भी हुई है कि जब कांग्रेस का शासन था उस समय भी काफी कुछ कार्य किए गए हैं। वर्तमान समय में 2014 के बाद से भी अनेक क्षेत्रों में विकास हो रहा है, अनेक चुनौतियां हैं। भारत की वैश्विक चुनौतियां क्या हैं, भारत की घरेलू चुनौतियां क्या हैं, भारत की लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक से अधिक कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए, ऐसे अनेक विषय हैं जो गैलेक्सी ऑफ इश्यूज हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जिसके ऊपर बात की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वहां विदेश की धरती पर जाकर के जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के वक्तव्य दिए जाए। संजीव श्रीवास्तव जी की तो स्पष्ट असहमति है राहुल गांधी के बयानों को लेकर। उन्हें लगता है कि ये देश के संदर्भ में कोई ठीक रणनीति नहीं है। अब मैं आता हूं डॉक्टर राकेश पाठक, और आपसे समझना ये चाहता हूं ऐसी मजबूरी क्या है
140 करोड़ की आबादी का देश, इतना बड़ा विशाल भूभाग, अभी 3,3200 किलोमीटर की पदयात्रा करके आए, पर्याप्त तो भाषण दिए ही थे। इसके बाद भी क्या कमी रह गई कि पहले लंदन और सैन फ्रांसिस्को, वहां का मंच, वहां पर देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में टिप्पणियां, राजनीतिक परिवेश पर टिप्पणियां, ऐसी मजबूरी क्या है अपने आप को इन गोलियों के लिए तैयार करने की, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दन 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 जागी जा रही है? तो थोड़ा समझाओ तो सही ना डॉक्टर आगे बढ़ाइए आप, क्यों, किस लिए? जी हिमांशु जी, क्यों किस लिए पर आएंगे। सबसे पहले आज के वर्तमान हालात और जो जिस तरह आपने इंट्रो में सच्चाई की बात कही थी, तो दुष्यंत कुमार साहब का एक शेर है, देख दहलीज से ये काई नहीं जाने वाली, देख दहलीज से ये काई नहीं जाने वाली, ये खतरनाक सच्चाई नहीं जाने वाली, कितना अच्छा है कि सांसों की हवा लगती है, आग अब उनसे बुझाई नहीं जाने वाली। तो भारत की राजनीति में जो आग लगी हुई है, एक दूसरे पर कटाक्ष करने की, मान अपमान की, ये आग किसी के बुझाए या बुझने वाली है नहीं हिमांशु जी। बिंदुवार आते हैं। पहले एक दो चीजें क्लियर कर दें। आदरणीय संतोष पांडे जी ने दो बातें ऐसी कही, जिसका एक का तो आपने खुलासा कर दिया कि मनमोहन सिंह का वो बयान मुसलमानों के संदर्भ में नहीं था, लल्लन टॉप और आज तक पर पूरी डिटेल उसके बारे में एनालिसिस, उस दिन की नीति आयोग की, योजना आयोग की बैठक का पूरा खुलासा। दूसरा, उन्होंने आलू से सोना वाली बात कही। दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जो संसद में बैठे हैं, वे ये भूल गए कि आलू से सोना वाला जो जुमला था वो माननीय मोदी जी का था। बीजेपी के आईटी सेल ने उसका राहुल गांधी के भाषण में से आधा काटकर फैला दिया था। और अब भी अगर संतोष जी को नहीं मालूम है, सचमुच में चिंता की बात है कि वो मूल बयान माननीय मोदी जी का। मैं इस बात से सहमत हूं कि देश के किसी भी राजनेता को, सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, विदेशी धरती पर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो देश के स्वाभिमान सम्मान के विरुद्ध हो। मैं राहुल गांधी की आलोचना तत्काल करने को तैयार हूं, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ा पीछे जाकर करना चाहूं। सबसे पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, मेरे आपके हम सबके वोटों से चुने हुए हैं, यद्यपि मेरे वोट से नहीं जी। इसके बावजूद अगर हम शुरुआत करें तो मैं इस किसी पाप का दंड नहीं लगता। माननीय मोदी जी ने विदेश की धरती पर कहा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक और 6 गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों तक सबका अपमान था कि 2014 से पहले भारत में जन्म लेना किसी पाप का दंड। मुझे खेद वहां भी होगा जब नोटबंदी के बाद जापान की किसी बैठक में, किसी सभा में माननीय मोदी जी ये कहें कि घर में लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। ये पूरे इस महादेश का अपमान है, क्योंकि तब प्रधानमंत्री पूरे देश को चोर उचक्का, ब्लैक मार्केटियर बता रहे होते हैं, देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री। मुझे खेद तब भी होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते हैं। आप बार बार पूछ रहे हैं, ऐसा दुनिया के और किसी देश के नेता करते हैं क्या? संजीव जी विदेश मामलों के जानकार हैं। क्या दुनिया के इतिहास में आज तक किसी लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने दूसरे देश की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, किसी के लिए वोट मांगा है? यह भी देश के संप्रभु स्वरूप का अपमान है। और आप जिसके लिए वोट मांग रहे थे वो चुनाव हार गए, ये अफसोस की बात। हिमांशु जी, आप पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं सीधे राजनीतिक उस पर आता हूं, राजनीतिक धरातल पर इसका आकलन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस अब सीधी लड़ाई में उतर आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद उनकी पहली लड़ाई यह है कि नरेंद्र मोदी जी की जो अपराजेय छवि है, लार्जर देन लाइफ जो छवि है, उसे किसी तरह कतर ब्योंत करके थोड़ा आदमकद किया जाए। और इसमें लगातार कांग्रेस पार्टी हर तरह के अभियान चला रही है। जो प्रचार तंत्र हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की छवि, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्रियों की छवि पर आक्षेप लगाता था, अब कमोबेश कांग्रेस भी वही कर रही।
आज ही ट्विटर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर इतना आपत्तिजनक एक अभियान चल रहा है और हम सब जानते हैं वो कौन चलाता है। इसलिए कांग्रेस की और राहुल गांधी की कोशिश ये है कि नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है उसको थोड़ा छांटा जाए, और राजनीति में ये स्वाभाविक है। अब आप कहेंगे विदेश की धरती पर जाकर क्यों किया जाए, मैं इससे सहमत हूं, विदेश में नहीं करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत किसने की? नहीं, शुरुआत करने की डॉक्टर राकेश पाठक इस पर नहीं जाते। मैं जानना ये चाहता हूं कि आपने बड़ा सुंदर आकलन दिया कि कांग्रेस अब सीधे मुकाबले में है और लार्जर देन लाइफ की छवि को कतर ब्योत करने की कोशिश में है। पर ये वाला जो दांव है, ये वाली जो कोशिश है, इससे कतर ब्योत किसकी हो रही है? नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की? इसके संदर्भ में तो कोई आकलन होगा ना। ये विवेचन मैं और आप करते रहेंगे कि शुरुआत किसने की। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता पे संदेश किया जा रहा है। क्या आप नहीं मानते कि जैसे ही भाजपा या उसके प्रति सद्भाव रखने वाले लोग इस बयान को कोट करके सोशल मीडिया पे बाढ़ ला देते हैं कि देखो विदेश की धरती पर क्या बोला जा रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं विचार करने के लिए बाधित हो जाता है। हमारे संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार उस विषय को भूल गए, सीधे इस बात पर आ गया भाई विदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनाएं उभार मार गई, विशेषज्ञ की भूमिका को भूल वह सीधे इस देश के नागरिक के तौर पर संवाद करने लगे। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक? चूक नहीं रहे राहुल गांधी, चूक नहीं रही कांग्रेस? मैं ऐसा नहीं मानता हूं जी, क्योंकि देखिए लगातार नरेंद्र मोदी जी की छवि का ह्रास हो रहा है जी। वे अपनी बोली बानी से स्वयं इतना हास्य का पात्र बनते रहते हैं कि कहीं दावोस सम्मेलन में 600 करोड़ लोगों के मतदाताओं से चुना हुआ बताते हैं। अवैज्ञानिक बातें विश्व विज्ञान कांग्रेस में अगर जब वे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो प्लास्टिक सर्जरी इतनी उन्नत थी कि हाथी का सर गणेश जी के सर पर लगा दिया था जी। तो स्वयं वे अपनी बोली बानी से लगातार हास्य का पात्र बनते रहे हैं। ये मेरे लिए भी चिंता की बात। मेरा प्रधानमंत्री, मेरे देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री अगर विश्व मंचों पर इस तरह की बात कहें, इतिहास की बात हो, विज्ञान की बात हो, कोई भी ऐसी बात हो, अगर आप सैकड़ों साल के अंतराल में रहे नानक, कबीर और गोरखनाथ को एक साथ बैठा देंगे तो दुनिया सब देखती है, सब जान रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये दुनिया इतनी छोटी है कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अमेरिका में लोगों को नहीं मालूम, या लोगों को ये नहीं मालूम कि भारत के प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण नहीं दे पाते। मेरे लिए भी ये चिंता की, मेरे लिए उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है हिमांशु जी कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में कर रहे हैं। और अगर आप जनता की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो जो सोशल मीडिया का आपने कहा ना कि बाढ़ आ जाती है, तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अब ये बाढ़ लाती है, अब कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल, उनका आईटी सेल उतने ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषण सुनवा देता है कि ये भाषण मोदी जी ने विदेश की धरती तो कुल मिलाकर इस समय देश में बाढ़ आई हुई है। वो बाढ़ सड़क पर नहीं है, सोशल मीडिया पर है। बहरहाल एक बार फिर मैं आता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास, पर मेरा सवाल वापस आपके पास घूमकर यही है, देश में मंच नहीं मिल रहे क्या? देश में लोग सुन नहीं रहे क्या? देश में राहुल गांधी के लिए आयोजनों की कमी है क्या, जो विदेश में विलाप करने की नौबत आती है? आप यहाँ पे व्यवस्था ठीक से देते नहीं क्या डॉक्टर अजय उपाध्याय? या आपके पार्टी के संगठन अपने नेता के लिए कार्यक्रम वगैरह करने में पीछे क्यों रह जाते हैं भाई? एक तो ये जानना है। दूसरा, उन्होंने बताया कि मैंने यात्रा की, मेरी यात्रा को रोकने की बहुत कोशिश हुई। वाकई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतने कमजोर हैं, उन्होंने रोकना चाहा और रुक नहीं पाए? तो थोड़ा समझाइए तो सही ना, कहां रोका, कैसे रोका, किस तरह रोका? और अगर उनके रोकने से नहीं रुका तो फिर तानाशाही वाली बात कहां से रह गई? कोई तानाशाह हो और 3000 किलोमीटर की यात्रा कर लो, दोनों बातें कैसे संभव है भाई? कोई एक बात होगी ना। तो ये 3 सवालों के उत्तर अगर डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे मिले तो डॉक्टर राकेश पाठक ने कई सवाल उठा दिए हैं। मुझे संतोष पांडे जी के पास जाने की बड़ी बेचैनी है उनके उत्तर खोजने के लिए। जी डॉक्टर अजय उपाध्याय। पहला प्रश्न जो आपका है कि देश और विदेश की धरती का क्या मामला है, देश में क्या मंच नहीं मिल रहा है? राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को देश में मंच की सच में जरूरत नहीं है और कमी नहीं है। जरूरत की बात में इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि पूरे भारत में कच्छ से कोहिमा तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने देखा है, यात्रा के दौरान छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों से लेकर के और छोटे कॉर्नर मीटिंग से लेकर के और बड़े सभाओं तक, चुनाव की बात हो या अन्य जगहों पर हो, सब जगह है कांग्रेस पार्टी का
कार्यकर्ता है। इस देश के लोग बेहद प्यार करते हैं कांग्रेस पार्टी से। प्यार नहीं करते तो सच बात है, हम 50 से ज्यादा वर्षों तक इस देश में सत्ता में नहीं होते, उनकी सेवा के लिए हमें उसे योग्य नहीं पार्टी समझी होती देश की जनता। आज भी 12 करोड़ लोग हमको वोट देते हैं। यदि 12 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमको नहीं मिलता, यदि वो प्रेम हमसे नहीं करते, ठीक है, जीत हार राजनीति में है, संख्या का मामला है पॉलिटिक्स में। प्रधानमंत्री जी को ये एहसास नहीं है कि 140 करोड़ लोगों में से उनको 22 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया है, 12 करोड़ कांग्रेस पार्टी के लोगों को वोट मिला है। तो ये गलतफहमी भाजपा के अंदर हो गई है, अहम हो गया है, बहम भी हो गया है कि वो उनके अलावा और उनके बिना कोई इस देश में अब रह ही नहीं सकता। तो ये तो अलग बात है। दूसरी बात, आपने दूसरा प्रश्न किया है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा, आपने देखा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब यात्रा शुरू हुई थी, विवेकानंद जी के स्टेचू से, वहां से हम लोगों ने जब उनसे आशीर्वाद लेकर के यात्रा शुरुआत की, कैसे कैसे उस पर तोहमत लगाने के प्रयास हुए। और ये भाजपा के लोगों ने नहीं, बीइंग सांसद संतोष पांडे जी कुछ बोलते तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन देश के मंत्रिमंडल के लोग, मोदी जी के मंत्रिमंडल के कई साथियों ने कैसे कैसे झूठे बयान गढ़े। और एक तो स्मृति लोट की शिकार हैं स्मृति जी, उन्होंने तो लगातार क्या क्या नहीं राहुल गांधी जी को उस दौरान झूठे तथ्य स्थापित करने का प्रयास किया। फिर बीच बीच में कई जगह पे जहां भाजपा शासित राज्य थे वहां हमें परेशान भी किया गया, हमारे कई रूट को चेंज करने का प्रयास हुआ। कश्मीर तक आते आते आपने देखा सिक्योरिटी लैप्सेस भी हुई, बावजूद हमने वो यात्रा की। और यात्रा इसलिए की कि देश के लोगों में प्रेम का एक माहौल है, देश के लोग हमको भी चाहते हैं, और जो नफरत का जो एजेंडा है भाजपा का वो हम सफल नहीं होने देना चाहते। उसके लिए हमने जो मोहब्बत वाली दुकान खोली है, उसके साथ निश्चित तौर पे लोग हमारे साथ जुड़े। अरे कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें नरेंद्र मोदी के लिए नफरत इतनी खुली तौर पर दिखाई देती है? जब मुंह से निकलता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही निकलता है, और जितना खराब हो सकता है उतना खराब निकलता है। ये मोहब्बत कौन सी है जिसमें इस प्रकार की शब्दावली निकलती है? थोड़ा डॉक्टर चट्टोपाध्याय हमें भी तो सिखाओ ना ऐसी मोहब्बत करना। डॉक्टर साहब, आज भी राहुल जी ने कल जो बात रखी है अपनी जी, उसमें ऐसा नहीं है कि मोदी जी के लिए नहीं रखी, मोदी जी की तो प्रशंसा हमने की है। उसी तरह जिस तरह जो बाइडेन ने, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने एक प्रशंसा का शब्द कहा था कि मोदी जी के लिए पूरा विश्व जो है ऑटोग्राफ लेना चाहता है। और उसी तरह भाई ब्रह्मांड के नेता है मोदी जी। आज तो भाजपा के साथी जो हमारे सांसद महोदय हैं वो ये बात स्वीकारेंगे कि नहीं कि वो ब्रह्मांड के नेता है। मंगल ग्रह पर भी मोदी जी की बहुत फॉलोअर हैं, वहां भी जाएंगे तो वहां भी उनके लोग मित्रों साथियों मिल जाएंगे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तथ्य है उसके पीछे, जिस पर चर्चा में 1 मिनट हमको दे दीजिए, वो तथ्य यह है कि उन्होंने साथ में ये भी बात रखी है राहुल गांधी ने कि इस देश की संस्कृति की विराटता को देखिए, यहाँ विविधता है, विविधता में एकता का ये देश है। इसको एक डंडे से जो लोग चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं, वो ठीक नहीं है इस देश के लिए। जिस तरह से यहाँ महंगाई बेरोजगारी का मूल मुद्दा है, उस मुद्दे को भटकाने के लिए जिस तरह नए नए रोज ड्रामे किए जा रहे हैं, मुद्दों को भटका करके मूल मुद्दा जो बेसिक है, एजुकेशन का मुद्दा है। डॉक्टर साहब, आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, क्या हाल है एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, इस पे काम होना चाहिए। ये सरकार इस पे छोड़ करके बाकी सारे, मैं तो बड़ा चिंता में आ गया, मुझे पता ही नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है 1947 से सत्ता में है, क्या देश की हालत कर दी है? शिक्षा में काम नहीं है, स्वास्थ्य में काम नहीं है, कैसा देश इन्होंने बनाया है? या फिर आप मानते हैं कि राहुल गांधी को जितनी शिकायत नरेंद्र मोदी से उतनी ही इंदिरा गांधी जी से भी है, उतनी राजीव गांधी जी से भी है, उतनी ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी है? क्योंकि इस देश में ना शिक्षा अच्छी है, ना स्वास्थ्य अच्छा है। क्या कहते हैं डॉक्टर चट्टोपाध्याय? एक टिप्पणी इस पर भी हो जाए, फिर आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट पिछले 9 वर्षों में आप देख लीजिए, पुराने समय का जो औसत बजट था, और अभी आप सभी विद्वान प्रवक्ता हैं यहाँ, पैनलिस्ट हैं, ये लोग भी बताएंगे कि दोनों की क्या हालात है। लगातार उसमें कट किया गया। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर आज फल फूल रहा है, लेकिन सरकारी सेक्टर को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास है। ये नीतिगत तौर पे खत्म किए जा रहे हैं, एक साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है, जिससे बस्तर और बीजापुर के बच्चे कहां पढ़ेंगे आगे, कैसे उनको हेल्थ का लाभ मिलेगा। किसानों के लिए एक प्राइवेट बीमा योजना आपने जरूर लाया, प्राइवेट कंपनियों को लाभ हुआ, सामान्य तौर पे किसानों को क्या लाभ है? हजारों करोड़ रुपए लोग कमा लिए। एक मित्र के लाभ के लिए आपने पूरे पार्लियामेंट को बंधक बना दिया,
एक से एक सेबी से लेकर और एलआईसी और एसबीआई का पैसा जो है उसमें लग गया, सेबी मुख्य दर्शक बना रहा। बाहर से ऑफ जो सोर जो कंपनियां हैं वो भारत में आ गई, और 20,000 करोड़ रुपए कब कैसे लग गए, किसके लग गए, वो भी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम वाले ड्रोन जैसे चीज में, इस पर कोई चर्चा नहीं। ये सरकार क्या करना चाहती है? ये सरकार क्या करना चाहती है? डॉक्टर अजय उपाध्याय बहुत परेशान है भाई, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं परेशान डॉक्टर राकेश पाठक के उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में हूं। क्या कहते हैं संतोष पांडे जी? डॉक्टर राकेश पाठक जैसे प्रबुद्ध पत्रकार ने अपनी परेशानी को साझा किया है, कुछ दूर कर पाएंगे उनकी परेशानी को? हिमांशु जी, माननीय डॉक्टर पाठक जी जो है, उनके विचारधारा और कम्युनिस्ट से मैं अच्छे से परिचित हूँ। और वो क्यों गणेश को मानेंगे और क्यों उसका हाथी का गर्दन और इसमें जोड़ दिए तो गणेश जी मिल गया, बन गए, क्यों मानेंगे? मत मानिए आप, मुझे कोई शिकायत नहीं है। किंतु आपने जिस प्रकार से और ये कहा कि ये मोदी जी का ये जुमला है, आप गलत बोल रहे हैं। और इसके पहले अभी इसके बाद जो है ये हमारे कांग्रेस के माननीय क्या बोलते हैं अजय विकास जी ने जो कहा, अजय उपाध्याय जी ने जो कहा, ये फिर से वही बात कर रहे हैं। ये बीजापुर और दंतेवाड़ा की चिंता कर रहे थे। उपाध्याय जी, एक ईंट भी शिक्षा के नाम में आप रखे हो तो बता दो पूरे छत्तीसगढ़ में। आत्मानंद के नाम में केवल पुताई करवा करके और केवल बिजली लट्टू लगवा करके और फर्श और टाइल्स को बदलवा दिया और आत्मानंद नाम रख दिए। एक विद्यालय बनवाए हो अपने पैसे से तो बता दीजिए। और सेंट्रल में चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे ग्रामीण, चाहे नल जल के लिए हो, हर क्षेत्र में मैं उसको गिनाना नहीं चाहता। किंतु आप किस मुंह से? अरे चलनी हंसे तो हंसे, सूपा, ये कहना चाहिए सूपा हंसे तो हंसे, चलनी को हंसने का अधिकार नहीं है। आप किस मुंह से इस प्रकार की बात करते हैं? आप हिडनबर्ग की बात कर रहे थे। क्लियर हो गया है? आपको जानकारी है कि नहीं है? आप किस दुनिया में है? पेगासस के विषय में क्लियर हो गया है, कहीं किसी प्रकार की बात नहीं है। किंतु ऐसा है कि आप पिट गए हैं हर मोहरे पे। कभी शाहीन बाग के नाम से आप खड़ा करते हैं, कहीं वहां किसानों के आंदोलन के नाम से आप घेरते हैं पूरी दिल्ली को, किंतु सफल नहीं हो पाए। और जिस प्रकार से ये पाठक जी बात कर रहे थे, डॉक्टर पाठक साहब जी, इलेक्शन प्रदेश का अलग होता है और देश का अलग होता है। आप जिस प्रकार से उत्साहित है और बात कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी जो है अब यात्रा के बाद अब वो अंतिम लड़ाई के लिए और 2024 के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है। आने वाले समय में हिमांशु जी भी रहेंगे, उनका चैनल भी है, मैं भी रहूंगा और आप भी रहेंगे, बैठेंगे इस देश में। माननीय नरेंद्र मोदी इस देश में नहीं, मैं फिर से कहूंगा कि विदेशों में भी डंका बज रहा है और दोनों में अंतर पूरा दर्शक और श्रोता समझ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के वहां के राष्ट्र नायक मोदी इज द माई बॉस कहते हैं, कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां उनसे मिलने के लिए आते हैं। आज मोदी जी की ग्राफ में कोई कमी नहीं हुई है, आने वाला समय और बताएगा। मैं एक विषय और कहना चाहूंगा माननीय हिमांशु जी, ये जो इनके जो प्रायोजक हैं, जो अमेरिका में कार्यक्रम का जो प्रायोजन किए हैं, जो रिस्पॉन्ड किए हैं, जो होस्ट हैं, मैं आपको उनके विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा और मुझे तो ये विषय चौंकाने वाला लगा। एक प्रकार से अमेरिका के अंदर ये पाकिस्तान के दलाल हैं, चाहे जमायत इस्लामी के लोग जो जिहादी हैं, कट्टरपंथियों के द्वारा जब वहां जनगण मन का गीत चल रहा था तो आप देखिए कि सारे के सारे लोग बैठे हैं, एक महिला बच्चा खिला रही है। आखिर वहां किस प्रकार के लोगों के सामने यह कार्यक्रम किया गया? वो लोग कौन है? क्या प्री प्लान किया गया था कि इस प्रकार से जनगण मन का अपमान किया जाएगा? वहां जिस प्रकार से झंडे लहराए गए
और जिस प्रकार से नारेबाजी भी की गई, आप उसको भी देखिए और थोड़ा दर्शकों को दिखा दीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां जिस प्रकार से न्यू जर्सी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और मस्जिद अलवली MCNJ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी नाम दिया हुआ है, कांजी मंसारी, नियाज खान, ये सब के सब पाकिस्तानी ISI के एजेंट और ये पेरोल पर जो काम करते हैं पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के विरोध में काम करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसका आयोजन करवाया। और आपको बताऊं, मस्जिद MCMC मुस्लिम सेंटर मिडिल सिक्स काउंटी, यहां का इमाम अहमद रऊफ जमान, यहां कांटेक्ट पर्सन का नाम दिया जाता है जावेद सई हबीब सिद्दीकी। इनसे संपर्क करके आप उस आयोजन में आ सकते हैं। एक और ISCJ इस्लामिक सोसाइटी ऑफ सेंटर जर्सी, मस्जिद सदर और दारुल इसा, ये तमाम सब के सब पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये क्या दर्शाता है माननीय हिमांशु जी, ये प्रोग्राम कराने वाले, ये कोऑर्डिनेट कराने वाले, क्या ये माध्यम बने हैं? संतोष पांडे जी बड़ा गंभीर किस्म का आरोप लगा रहे हैं। पर संतोष जी, एक सवाल है मेरा, ये जो नाम आप बता रहे हैं ये सब पाकिस्तानी है, इसके संदर्भ में कोई जानकारी आपके पास है? बोलिए। बिल्कुल जानकारी है, आपको और भी जानकारी मिल जाएगी, बाकी चैनलों में भी आना शुरू हो गया है। तो बाकी में भी जानकारी आ जाएगी। तो मुझे जाना तो था भाई संजीव श्रीवास्तव जी के पास, लेकिन इतना गंभीर किस्म का खुलासा कर रहे हैं हमारे सम्मानीय सांसद संतोष पांडे जी। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप मौन रह के सहमति दे रहे? क्या आपको वहां के लिए ढंग से आयोजक भी नहीं मिले? जो इन पाकिस्तान परिस्थितियों के हवाले आपने अपने नेता को कर दिया। संतोष पांडे जी बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज भी हैं। और अगर ये जानकारी सही है तो पूरा देश नाराज हो जाएगा। कर क्या रहे हैं आप भाई? डॉक्टर साहब, संतोष पांडे जी एक सम्मानित सांसद हैं, लेकिन आश्चर्य लग रहा है, पहले टर्म में तो एक कथावाचक की भूमिका में थे, व्यक्तिगत मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा, और इस बार ये IT सेल के अपने शिकार हो गए, जो इनके IT सेल वाले हैं। अभी IT सेल वालों ने खालिस्तानी झंडे को भी प्रशंसा की है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में उसने लहराया। और इनके अमित मालवीय जी जो इनके हेड हैं, जो फैक्ट्री है फ्रॉड करने का, उन्होंने ही अपने ट्विटर से लिखा है कि राहुल गांधी जी के देखो कार्यक्रम में कैसे कैसे लोग झंडा फहरा रहे हैं, और वो झंडा जो फहरा रहे हैं वो 1984 के संदर्भ में उनको बेइज्जत करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि 1984 के सिर्फ संदर्भ में वो बेइज्जत नहीं करना चाहते, वो लोग खालिस्तानी हैं। और इस तरह से आप खालिस्तानियों का समर्थन कृपया ना करें, क्योंकि वो लोग आए थे, जो लोग भी उसमें बैठकर ये काम किया वो खालिस्तान समर्थक है, भारत विरोधी है, और ऐसे लोगों को हम पूरी सिरे से नकारते हैं। जहां तक बात जो आयोजकों की बात है, हमारा जो विदेशी मामला का जो प्रकोष्ठ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो विंग जो हमारी कांग्रेस की है, वो सभी जगह आयोजन कर रही है। ये झूठे तथ्य, उसी तरह जैसे आलू और सोना वाला तथ्य पहले राउंड में इन्होंने बोला, दूसरे राउंड में जो है झूठा तथ्य इनके IT सेल के लोग ला रहे हैं। ये परेशान है बेचारे, हम समझ रहे हैं। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय इस जानकारी को खारिज करते हुए कहते हैं कि ये गलत जानकारी है। जी संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई परेशान नहीं, आप चेक कराइए। तो संतोष पांडे जी इसके संदर्भ में जांच करना चाहते हैं, पर जांच तो आप कराएंगे ना संतोष पांडे जी, सरकार तो आपकी है। कांग्रेस जांच करके थोड़ी बताएगी कि हाँ हमारे माननीय नेताजी पाकिस्तानी लोगों के साथ में कार्यक्रम करें। ये तो आपके हिस्से पे है। उम्मीद करते हैं आप इसको पुष्ट करके देश के सम्मुख लाएंगे। देखें तब डॉक्टर अजय उपाध्याय क्या जवाब देंगे। लेकिन मैं आखिरी मोड़ पर अब चर्चा को ले जाना चाहता हूँ और संजीव श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहता हूँ। आपने तो कह दिया ये ठीक बात नहीं है, पर एक नेता इतनी परेशानी उठाते हुए 2 घंटे तो वो इमिग्रेशन के लिए लाइन में लगे भाई, इसके बाद पहुंचा है और वहां पर ये भाषण दे रहा है। कुछ तो सोच के दे रहा होगा। आपसे समझना चाहता हूं, क्या सोच के वहां पे ये बात रखी जा रही है? क्या वहां एक वर्ग ऐसा है जो देश के अंदरूनी हालात पर प्रभाव रखता है?
इसलिए ये बात कम्युनिकेट की जा रही है। ये बताया जाता है कि अप्रवासी भारतीयों के बीच में ये बातचीत हो रही है। क्या उन अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से इस देश के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश हो रही है? इसके संदर्भ में भी तो कुछ कहिए ना संजीव जी। एक भावुक भारतीय के नाते से ही केवल बात कहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? हाँ, तो विशेषज्ञ भी है ना, थोड़े विशेषज्ञ होने के नाते भी तो टिप्पणी दीजिए। देखिए हिमांशु जी, मैं जो भी अपनी बात रख रहा हूँ एक विशेषज्ञ के नाते ही बात रख रहा हूँ जी। और जो मैंने ये बात कही है कि चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो चाहे वो विपक्ष का नेता हो, सभी को एक जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए, ये सभी के लिए लागू होता है। और लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा एक विशेषज्ञ के नाते कि जो हमारे जो माननीय सांसद संतोष पांडे जी ने जो विषय उठाए हैं वो बेहद गंभीर विषय है। हम लगातार अनेक चैनलों पर इसकी चर्चा करते रहे हैं कि किस तरीके से विदेशी धरती से एंटी इंडिया एक्टिविटीज, भारत विरोधी गतिविधियां कंडक्ट की जा रही हैं, चाहे वो कनाडा की धरती हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की धरती हो, चाहे वो ब्रिटेन की धरती हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की धरती हो। हर जगह हमने देखा है कि भारतीय हितों के खिलाफ भारतीय हिंदू मंदिरों पर, भारतीय दूतावासों पर हमले किए गए हैं। और इस तरीके की जो प्रो खालिस्तानी जो तथाकथित जो खालिस्तान का जो मुद्दा है, जो कि एक डेड इशू है, उसको फिर से जिस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थक हमारे नेताओं के जो है जलसों में आ जा रहे हैं, उनके संबोधनों में आ जा रहे हैं, वो कौन ऐसी इस तरीके के एलिमेंट को स्वीकार कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके की जो प्रवृत्तियों को कहीं से भी अगर कोई बढ़ावा मिलता है तो उस पर तुरंत लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। तो तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए। तो डॉक्टर जो पते ने कह तो दिया, हम इसे खारिज करते हैं। अब कोई जना आगे नारेबाजी कर दिया तो उस पर अपनी आपत्ति जाहिर कर दी। हालांकि इस पर भी आपत्ति आई है कि जब वो झंडे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे तो राहुल गांधी हंस रहे थे। पर बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए डॉक्टर आगे बाड़क आपके पास रुक करता हूँ और आपसे समझना यही चाहता हूँ कि जब लंदन गए थे और लंदन से लौटे थे तो संसद ठप हो गई, चली नहीं। डॉक्टर आगे बाड़क, हमें तो अपना बजट भी बगैर चर्चा के पारित किया हुआ मिला। अब तो संसद भी नहीं है, राहुल गांधी आएंगे लौट के अमेरिका से तो क्या होगा? इस पर तो कुछ आकलन दीजिए ना। इतना अनुभव आपका है, कुछ तो दृष्टि मिले, आने वाले समय की 8 इन कानों को सुनने का अवसर मिले। जी जी हिमांशु जी, बहुत संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर तो एक राहुल गांधी अब सांसद भी नहीं है जी। उस वक्त भी संसद से बाहर दिए गए किसी बयान पर चर्चा, संतोष पांडे जी ज्यादा विद्वान है संसदीय कार्यवाहियों के, वे बता सकते हैं उस पर चर्चा की जानी चाहिए थी। सत्ता पक्ष ने चर्चा ही नहीं होने दी, राहुल गांधी कटघरे में खड़ा करते, सवाल जवाब करते उनसे जी। दूसरी बात, देश के बाहर अगर भारत के खिलाफ, भारत विरोधी ताकतों के साथ कोई भी षड्यंत्र कर रहा है, कोई भी संबंध है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब संबंधित व्यक्ति लौटे, कानून वहां हथकड़ी लिए खड़ा मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तो सत्ता की है, सरकार में बैठे लोगों की है। लेकिन इसमें यह भी याद दिला देना जरूरी है संतोष पांडे जी को कि बालेश धनगढ़ नाम के एक सज्जन है, ऑस्ट्रेलिया में जो ओवरसीज बीजेपी का जो इनका यूनिट है, जो माननीय मोदी जी के कार्यक्रम 2014 से अब तक आयोजित करता रहा, वो बालेश धनगढ़ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, उनके अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में जेल में है। उसको सजा होने वाली थी इस मई महीने में, मालूम नहीं क्या होगा। बहुत संक्षेप में हिमांशु जी मुझे रोकिएगा मत, 30 सेकंड चाहिए। देश के बाहर देश विरोधी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होना चाहिए अगर भारत का कोई भी व्यक्ति उसके साथ काम कर रहा है। लेकिन देश में रहते हुए जो लोग काम कर रहे हैं देश विरोधी ताकतों के साथ, मैं आईटी सेल जैसी जानकारियां संतोष पांडे जी जैसी नहीं दूंगा। मैं आईपीसी की धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है उनके नाम गिना देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। और ये सब लोग आरएसएस और बीजेपी से संबद्ध हैं। ध्रुव सक्सेना, चमन लाल, अच्युतानंद मिश्र, विकास पांडे, प्रज्ञा ठाकुर, जिनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज है, सांसद है। डीआरडीओ का डायरेक्टर पुणे में भी अरेस्ट हुआ, आरएसएस का सदस्य। अभिनव भारत संस्था के ऊपर किस तरह के आतंकवादी गतिविधियों के आरोप में सामने है। ब्रह्मोस की जानकारी किसने दी पाकिस्तान को? संदीप मिश्रा ने, संघ का कार्यकर्ता है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला किसने करवाया? संदीप शर्मा ने, बीजेपी कार्यकर्ता है। पाकिस्तानी जासूस पंकज मिश्रा बीजेपी कार्यकर्ता है। दीपक त्रिवेदी बीजेपी कार्यकर्ता है। पंकज अय्यर बीजेपी कार्यकर्ता है। ये सब आईएसआई के लिए जासूसी में गिरफ्तार हुए लोग हैं आईपीसी के अंतर्गत, इन पर मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए इनका उल्लेख। संतोष पांडे जी के पास में जो लिस्ट होगी उसमें मुसलमानों के नाम होंगे, पर क्या बात है, डॉक्टर आगे बाड़क के पास जो लिस्ट है उसमें केवल हिंदुओं के ही नाम है, सनातन धर्मियों के नाम है। एक पाकिस्तान के संदर्भ में तो छोड़िए,
किसी दूसरे मजहब का आपको एक भी आदमी नहीं मिला डॉक्टर राकेश पाठक। संतोष पांडे जी के प्रति इतनी आपकी उदारता क्यों है कि वो आपको कटघरे में खड़ा कर सके? इतने व्याकुल आप क्यों रहे डॉक्टर राकेश पाठक? मैं तो फैक्चुअल बात कर रहा हूं। आज तक आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले, चाहे सेना में काम करने वाले हों, विदेश मंत्रालय की अधिकारी हों, या ये जो आईटी सेल के कार्यकर्ता, 90% लोग वो हैं जो सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण में हैं। मैं एक भी आरोप आईटी सेल के आधार पर नहीं लगा रहा हूं। आलू के सोना वाली बात संतोष जी मानने को तैयार नहीं। इस डिबेट के बाद में चेक कर लें, फैक्ट चेक डालें, आलू में सोना मालूम हो जाए। ये तो सब हो गया डॉक्टर राकेश पाठक, लेकिन आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। मैंने आपसे एक सहज सवाल पूछा था, वे राहुल गांधी पिछली बार जब लंदन से लौटे थे तो पूरे देश में माहौल बना था माफी मांगे, और जब तक माफी नहीं मांगेंगे संसद नहीं चलेगी। राहुल गांधी ने माफी मांगी नहीं, संसद चली नहीं। अब तो संसद में वो सदस्य ही नहीं है। अब लौट कर आएंगे तो क्या होगा? आप इसमें कुछ भी नहीं बोल रहे डॉक्टर राकेश पाठक, इतना नाराज क्यों है आप हमारे सवाल से? मैंने सीधा उत्तर दिया था, राहुल गांधी अब तो सांसद भी नहीं है। उस समय भी सत्ता पक्ष को संसद में बहस करानी चाहिए थी, राहुल गांधी को कटघरे में। अरे डॉक्टर राकेश पाठक, वो सांसद नहीं है तो ठीक है, देश में क्या होगा आप क्या देख पा रहे हैं? देश में उनका विरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस अपने स्तर पर उनको बताएगी कि भैया मोदी जी विदेशों में भारत का अपमान 10 साल से कर रहे हैं, हर यात्रा में देश का अपमान करते हैं। ये कांग्रेस गिनाएगी। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। असली बात है चुनावी राजनीति, चुनावी सफलता। फिलहाल कर्नाटक की हार माननीय मोदी जी की ब्रांड इमेज पर एक डेंट के रूप में दर्ज है, जहां सब कुछ करके, हिंदू मुसलमान करके, बजरंग दल को हनुमान जी के बराबर रख के, इसके बावजूद माननीय मोदी जी चुनाव हार गए। ये भी कुल मिलाकर विवाद रहेगा। संतोष पांडे जी लगातार कुछ बोलना चाह रहे थे, एक टिप्पणी उनकी लेता हूं, उसके साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करो। जी संतोष जी, आप कुछ नाराज थे? मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मेरे तो इन पर तरस आ रही है। अरे भाई, राहुल जी तो वहां उपस्थित भी नहीं रहते थे। अपनी बात को कहने की बात ही दूर, सदन के अंदर में उपस्थित नहीं होते थे। और ये जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये जितने भी आरएसएस के सनातनी और है, आपने कहा ना कि ये पूरी सूची लेके आए हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए नेशन फर्स्ट है, परिवार फर्स्ट नहीं है। अंकल ऑफ द नेशन, डॉटर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, ब्रदर ऑफ द नेशन। ये राष्ट्र है तो मदर का है, चाचा का है, भाई के है, बेटा का है, फिर अंत में वाड्रा का है। ये इसके लिए नहीं है, हमारा तो नेशन फर्स्ट है। हमारे लिए तो देश प्रथम है। कुल मिलाकर संतोष पांडे जी ने लाख पते की बात कह दी है, पर कुल मिलाकर मर्म की बात यह है कि चाहे देश में हो या विदेश में हो, अब जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी सुना जा रहा है, वो 2024 के आम चुनाव के संदर्भ में है। तो राहुल गांधी के अमेरिका में दिए हुए बयान को भी 2024 की रणनीति के हिस्से के तौर पर देखिए। जो इस रणनीति के तहत कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ जाएं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश साफ है कि राहुल गांधी का अमेरिका में दिया बयान भारत के अंदर गोलबंदी में मददगार होना चाहिए और भाजपा को अपने समर्थन जुटाने में वो मददगार होना चाहिए। अब राहुल गांधी अपने बयानों से, अपनी तकरीरों से, अपनी कोशिशों से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं या भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, इसका फैसला तो 2024 में होगा। पर अभी कुल मिलाकर उनकी कोशिश संदेह के दायरे में है, ये बात साफ तौर पर समझ में आती है। देखें अजय उपाध्याय मुस्कुराएंगे या संतोष पांडे, इसके लिए तो हम 2024 का इंतजार करेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस तरीके से एक दूसरे की इज्जत उछालने का दौर है, उसी को व्यक्त करते हुए हमारा आज का शेर है। हमारा शेर कहता है कि जमाने में मेरी इज्जत उछालने के लिए, कि जमाने में मेरी इज्जत उछालने के लिए उसने खुद को बेइज्जत कर लिया। ऐसा बदनसीब है मेरा दुश्मन जिसने मुझे जलाने के लिए खुद को जला दिया। तो कुल मिलाकर अब किसने किसको जला दिया आप तय करिए और मुझको याद दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।